और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर। किसका? 9th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और हम यहाँ पर बात करेंगे मैटर और इसकी अवस्थाओं। मैटर माने क्या होता है? पदार्थ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर। आपके मैटर सुनते ही इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं पदार्थ। पदार्थ। हम अपने चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो हमें क्या दिखता है? हमें चारों तरफ दिखता है कुछ ना कुछ वस्तुएं दिखती हैं। इन वस्तुओं को ही पदार्थ कहा गया है। ठीक है, इन वस्तुओं को ही पदार्थ कहा है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैटर इज द सब्सटेंस विच है मास, यानी जिसके पास मास है, एंड ऑक्युपाइज स्पेस, यानी जो जगह घेरता है, यानी जो जगह घेरता है। ठीक है, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, यानी जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैटर क्या होता है? ये मास होता है। अब मास की यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और ऑक्युपाई ये जगह घेरता है। ये इन दोनों बातों से हम पता लगा। जैसे आप अपने आसपास देखते हैं पेन। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं पेन, कॉपी और एटसेट्रा। फिर भी और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक टेबल, लैपटॉप, मोबाइल। ठीक है, यानी हम कुछ भी अपने आसपास नजर दौड़ाएं और कुछ भी देखें तो उसमें क्या देखते हैं? ये सारी चीजें जगह घेरती हैं और इनका कुछ ना कुछ वेट है। ठीक है, इस वेट को मास कहते हैं जब इसमें। ठीक है, अब पहले इसकी दो कल्पनाएं थी। मास क्या है? मास क्या है? मास एक तो ये थी कि ये लकड़ी जैसा सतत है, लकड़ी जैसा कंटिन्यूअस है, मतलब ये पूरा है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल नहीं। दूसरी इमेजिनेशन क्या थी कि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल हैं। जब इसको हम 100 टाइम, मिलियंस टाइम मैग्नीफाइड करेंगे तब हमको ये दिखेंगे। ठीक है, यानी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल। यानी हम किसी चीज को दें ऊपर से तो वो सॉलिड होती है या लिक्विड होती है या गैस होती है, लेकिन उसके अंदर पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को हम ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक में भी बहुत ही मैग्नीफाइड करना पड़ेगा तब हम इनको देख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक नोटेबल पॉइंट क्या है? द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी वो इतने छोटे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यानी वो कल्पना से परे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी हम पार्टिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है एनसीईआरटी है तो एक और भी, लेकिन एनसीईआरटी में इस पर 3 पर ही डिस्कस किया गया है, तो हम इन 3 पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। यानी मैटर के अंदर जो पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। आल्सो हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। वो स्पेस हमें कैसे दिखाई देगा वो भी हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे तो हम आराम से ये सारे देख सकते हैं। तीसरा है दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इस प्रॉपर्टी को चलिए समझते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए क्या करना है देखते हैं। पार्टिकल, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसको इंपॉर्टेंट ले सकते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल है मैटर के अंदर जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअस मूव करते हैं। इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक ग्लास में वाटर ले लेते हैं। ठीक है, एक ग्लास में वाटर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए आप, दिखने में कलर्ड ना हो, क्योंकि हम इसमें कलर मिलाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कलर मिलाना है। कलर का मतलब इंक मिला दीजिए, लेकिन पहले क्या करना है, पानी को रेस्ट में आ जाने दीजिए, यानी पानी में कोई हिलना डुलना नहीं होना चाहिए। जिसमें हम इंक या कोई कलर जब इसमें डालेंगे, जब इसमें कोई कलर या इंक डालेंगे तो वो यहाँ पे गिरेगी। ठीक है, पानी रेस्ट में था तो इस हिसाब से तो ये यहीं पर रहना चाहिए था, लेकिन क्या होता है जब हम पानी में इंक डालते हैं तो पूरे
वाटर में धीरे धीरे फैल जाती है, ठीक है, पूरे वाटर में फैल जाती है। ये कैसे हुआ, यही तो देखना था, ये हुआ कैसे। इसका मतलब क्या था, इसे ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर जो पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे। जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल, वो अभी भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी खुद की एनर्जी होती है। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इन एनर्जी को कहेंगे, ठीक है। अब आपने ये देखा होगा कि अगर आप घर में कोई पानी में चीनी मिलाते हैं, ठीक है, शुगर मिक्स करते हैं या फिर सॉल्ट मिक्स करते हैं, तो आप क्या करते हैं, जिसे आपको ऐसे अगर, या एक तो ये तरीका है, आप चम्मच से मिला दें और वो घुल जाता है, और नॉर्मली डाल देते हैं, वो भी कुछ समय बाद घुल जाता है। अगर हमको जल्दी घोलना हो, यानी और जल्दी घोलना हो, जल्दी घोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जल्दी घोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पार्टिकल है इनकी स्पीड तेज करा देते हैं। अब स्पीड तेज कराने के दो तरीके हैं, या तो इसको घुमाओ, चम्मच डालो और इसमें घुमाना शुरू कर दो। दूसरा तरीका क्या है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, यानी इसको गर्म कर दो, ठीक है, आग लगा दो नीचे से, ठीक है, बर्नर लग के हमने आग लगा दी। अब इससे क्या होगा, जब हम इसको गर्म करेंगे तब इसमें पार्टिकल जो है वो मूव करने लगे। आपने देखा होगा, जिससे हम चाय बनाते हैं, जब उसमें पानी डालते हैं और चीनी डालते हैं, तो चीनी इसमें बहुत जल्दी घुल जाती है, बहुत जल्दी ही मिक्स हो जाती है। इसका क्या मतलब है, जैसे ही हमने उसको गर्म किया, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ गई। पार्टिकल की कौन सी एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इससे क्या हुआ, पार्टिकल के जो वो थे वो और तेजी से मूव करने लगे, ठीक है, और तेजी से मूव करने लगे, जिससे क्या था, मिक्सिंग की पावर तेज हो गई, ठीक है। अब इसका दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर जो पार्टिकल हैं, जो मैटर है, वो पार्टिकल, मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं, मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होने की वजह से उनके बीच में छोटी छोटी जगह है, बिल्कुल छोटी, यानी हम उनको नहीं देख सकते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये हमने क्या किया है, पार्टिकल है जो वाटर के पार्टिकल को हमने मिलियंस टाइम जूम किया हुआ है, ठीक है, मैग्नीफाइड किया हुआ। तो हम इसको जूम करके देखेंगे, जब हम इसको जूम करके देखेंगे तो हमको ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक से। और तो इसमें देखो छोटी छोटी जगह दिख रही है। अब इसका हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। वो कैसे, पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप कोई वाटर लीजिए और उसमें चीनी सी, थोड़ी चीनी डालिए, ठीक है, और वाटर जब चीनी डालने से पहले उसका वाटर लेवल पे मार्क कर लीजिए, ठीक है, क्या करना है, मार्क कर लीजिए। आपने चीनी मिला दी और उसको घोल दिया चम्मच की सहायता से या किसी डंडी वगैरह से, स्टिक डाल के घोल दिया। अब घोलने के बाद वो उसमें पूरी तरह मिक्स हो जाए, लेकिन वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था, उसके बीच में छोटी छोटी जगह थी, ठीक है, छोटी छोटी जगह थी, ठीक है। अब वो ऐसे देखो, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वाला जिसपे मैं डॉट रख रहा हूँ, ये छोटी छोटी जगह थी, इसमें आके वो नमक या शुगर जो भी था वो आके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इससे पूरे ये घोल में मिक्स, ये इतना छोटा होता है, ये नहीं दिखाई देता। अब बात करें तो सबसे कम स्पेस, अगर यानी सबसे कम जगह है पार्टिकल के, सबसे, एक सॉलिड लेते हैं, ये रहा सॉलिड। अब ये जो सॉलिड है, अगर, ठीक है, अगर ये सॉलिड है तो इसमें जो पार्टिकल होंगे वो बहुत ज्यादा पास होंगे, बहुत ही ज्यादा। लाइक ईट देखिए आप, ईट, ईट देखी होगी आपने, या कोई टेबल देख लीजिए, इसमें जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं। आपने इस पर कोई चीज डाली है वो अंदर नहीं जाती है, ठीक है। इसमें इतनी कम जगह होती है कि इसमें दूसरा पार्टिकल इतनी आसानी से नहीं घुस पाता, लिक्विड वगैरह जा सकता है, ठीक है, लेकिन पार्टिकल घुसना आसान नहीं होता इसमें, यानी इसमें बहुत ही कम होता है, लगभग नगण्य होता है, नेग्लेजिबल, ठीक है, लगभग नेग्लेजिबल। इसमें जो जगह होती है वो नेग्लेजिबल होती है सॉलिड में, ठीक है, लेकिन लिक्विड में थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये देखिए, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, लगभग इतने ही होते हैं, तो इसमें इससे सॉलिड से थोड़े ज्यादा होते हैं। अब बात करें गैसेस में, गैसेस में बहुत ही दूर होते हैं पार्टिकल, जो होते हैं बहुत ही दूर होते हैं। ऐसे आप इसका एक्सपेरिमेंट ऐसे कर सकते हैं, अगर आपने एक रूम में मोमबत्ती जलाई और आप बहुत ही दूर हैं, तो आप तक कैसे पहुंची, यानी वो हवा, उसके कण जो थे, उसके पार्टिकल
हवा के साथ मिलके आपके नाक तक पहुंचे, ठीक है। आपने उसको महसूस किया, आपने उसको सूंघा। तो कैसे सूंघा? वो हवा के माध्यम से आपके अंदर पहुंच गई, ठीक है। अब इनका अगर ऑर्डर देखें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, एक मिनट, और अगर इसका ऑर्डर देखें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पेस कम होता है, ठीक है, फिर लिक्विड, फिर गैस। यानी अगर ऑर्डर देखें काय का, स्पेस का, तो सबसे मिनिमम स्पेस सॉलिड्स में यानी ठोस में सबसे कम स्पेस होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में होगा यानी कि द्रव में, और फिर होता है गैसेस में, यानी उसके बाद गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस पार्टिकल्स के बीच में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच, ये मैटर की तीसरी, पदार्थ की तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसमें क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसमें पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं, जैसे आप पानी कहीं से पानी आ रहा है, ये रहा टैंक, ठीक है, यहाँ से पानी गिर रहा है, ये रहा नल, यहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक है। यहाँ से जब पानी गिर रहा है, इसमें क्या है कि आप बीच में उंगली लगाइए। बीच में जब उंगली लगाते हैं तो कुछ उंगली लगाने के बाद थोड़ी देर फटता है, और अगर थोड़ी दूर के है तो वापस आके फिर मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर देखें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। तो उसके बाद सबसे कम जो होता है वो गैसेस में होता है, क्योंकि तभी तो गैसेस के पार्टिकल जो होते हैं बड़ी दूर दूर होते हैं ना, इसलिए गैसेस में सबसे कम होता है। अगर इसका ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर गैसेस में होगा, ठीक है। यानी ऑर्डर ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। यानी सबसे ज्यादा पास किसमें होते हैं? सॉलिड में, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इस, अब बात हो गई है तो अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, यानी स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। अपने चारों तरफ आप अगर ध्यान से देखें, इधर उधर देखें, अपने घर, अपने आसपास, तो आपको क्या दिखाई देता है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं दिखाई देती हैं? तो आप महसूस करेंगे या फील करेंगे तो आपको फील होगा कि हम कोई चीज ठोस होती है, या तो द्रव होती है, या फिर गैस होती है। हाँ, नॉर्मल सी बात है। तो आपको क्या करना है, देख लिया ना। तो वही बिल्कुल, वैसे होती तो पांच है, लेकिन आपके सिलेबस में अभी तक इन तीन पर ही खोज एक्सपेरिमेंट हुए, और ये तीन ही वेरीफाइड है, बाकी होती पांच है, ठीक है। चौथी प्लाज्मा, एक और है बोस आइंस्टीन, ठीक है, जो अभी तक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन ये भी अवस्थाएं होती हैं, ये स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें तीन कौन कौन सी हो गए? सबसे पहली है सॉलिड, फिर है लिक्विड, फिर है गैसेस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब गैस, लिक्विड मतलब द्रव, गैस मीन्स गैस, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है? अगर सॉलिड आप देखें, आप अपने घर पे टेबल देख लें, ठीक है, अपने घर पे टेबल देख लें, पंखा देख लें, अलमारी देख लें, घर और कोई चीज देख लेते हैं जो ठोस में है, ग्लास वगैरह एनीथिंग। तो उसमें क्या देखते हैं? जैसे आपने टेबल लिया, एक जो शेप बना के दी गई उसकी वो डेफिनेट एक शेप है, यानी डेफिनेट शेप यानी निश्चित, उसका आकार जो है वो निश्चित है, ठीक है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, उसका जो आकार है वो चेंजेबल नहीं नहीं है। बाउंड्री है वो डिस्टिंक्ट है, यानी पहले से ही बता दी गई इतनी है तो इतनी ही रहेंगी, और उसमें कोई चेंज। रिजिड दृढ़ होती है, जैसे तुम दबा नहीं सकते उनको, दबा सकते हो तो फिर अपने नॉर्मल में आएगी। तो आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रबर बैंड क्या है? फिर रबर बैंड को खींच सकते हैं, यस, वो सॉलिड है, क्योंकि उसको खींचेंगे वो फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, जब पुराने ओल्ड स्टेट में आ जाता है, इसका मतलब क्या वो है। लेकिन अगर उस पर हम ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वो टूट जाता है, इसका मतलब वो एक सॉलिड है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल, यानी इनको, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इनको दबाया नहीं जा सकता, इन पे प्रेशर नहीं लगाया जा सकता, प्रेशर लगा के दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसे सुनकर आपको एक और क्वेश्चन आता है, स्पंज क्या है? फिर स्पंज को दबा सकते हैं, स्पंज भी एक सॉलिड है, लेकिन उसको जब हम दबाते हैं फिर से अपनी सॉलिड स्टेट में, फिर से अपनी उसी स्टेट में आ जाता है, इसमें वो
आ जाता है, क्योंकि उसमें बीच में जगह होती, इसलिए वो कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, इनका वॉल्यूम निश्चित होता है। वॉल्यूम निश्चित होने का मतलब क्या है कि जितना होता है उतना ही रहता है, इसमें चेंजेबल नहीं होता। अगर इसके हम डायग्राम को देखें तो इसके जो अणु हैं वो पार्टिकल्स हैं, अणु या पार्टिकल्स वो बहुत ही पास पास होते हैं। बहुत ही क्या, ये देखिए बिल्कुल पास पास होते हैं। इसको हमने मिलियंस टाइम जूम किया है तब ये हमको ऐसा दिखा है। ठीक है, बात करेंगे लिक्विड की। लिक्विड में जो होता है इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। जैसे आप पानी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, ठीक है, आप जिस बर्तन में रखेंगे उसी का शेप ले लेंगे। जैसे आपने डाला उसको ग्लास में तो ग्लास में आ जाएगा, अगर आप डालें टब में तो टब में फैल जाएगा। यानी जिस में रखेंगे उसी में आ जाएगी, यानी इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। कोई डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। नॉट डेफिनेट बाउंड, तो बाउंड्री भी डेफिनेट नहीं होगी। क्यों? अगर हमने उसकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं ना, बाउंड्री चेंज करेंगे तभी तो उसकी शेप बदलेगी। फ्लूइडिटी, इसमें भाव का गुण होता है, यानी इसको अगर जमीन पे छोड़ देते हैं ये तो अपने आप फैलता है। ठीक है, भाव यानी इसमें फ्लूइडिटी यानी ये भाव का गुण रखता है। लो कंप्रेसर, ये दब जाता है लेकिन उतना नहीं कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा होता है। अब बात करते हैं डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका भी वही रहता है। अगर इसको 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन वो तो इसमें क्या है, वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन वो अपनी शेप चेंज कर सकता है। यानी ग्लास में रखा तो 1 लीटर ग्लास में रखो तो ग्लास का ले लेगा, और 1 लीटर ग्लास की जगह पर कटोरे में रखते हैं तो 1 लीटर कटोरे जैसा हो जाएगा। आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे ना। बात कर रहे हैं गैसेस की। गैसेस में क्या होता है, इसके पार्टिकल तो बहुत ही दूर होते हैं, ये आप देख ही सकते हैं, मतलब काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, इनका कोई शेप नहीं होता। इन्हें अगर एक रूम में छोड़, अगर आप 100 ग्राम गैस लेके आए रूम में छोड़ दीजिए, पूरे रूम में फैल जाएगी। उसका पूरा शेप भी नहीं है, कुछ भी कहीं भी छोड़ दीजिए पूरा हो जाएगा। कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। हाँ, फ्लूइडिटी होती है क्योंकि ये बह सकती है, इसलिए इसमें फ्लूइडिटी भी होती है। हाई कंप्रेसिबल, हाँ इसको कंप्रेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा लिक्विड ऑक्सीजन होती गैस है, लेकिन उसको कंप्रेस करके लिक्विड बना लिया जाता है। इसका कोई वॉल्यूम वॉल्यूम निश्चित नहीं होता है, क्योंकि अगर इसे रूम में छोड़ दो तो रूम में फैल जाएगी, अगर पूरे घर में छोड़ दो तो घर में फैल जाएगी, और छोटे सिलेंडर में रखना चाहो तो छोटे से सिलेंडर में भी रख सकते हो। अब बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर को एक अवस्थाओं से दूसरी अवस्थाओं में चेंज करना। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। तो पहला सबसे तरीका है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को घटा बढ़ा के, और दूसरा तरीका है बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर उस पर दाब डाल के, दाब समझते हो ना, दाब डाल के घटा बढ़ा सकें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर क्या होता है, अगर आप पानी को लें और उसे उबालते हैं, पानी लिक्विड था और आपने उसे उबाला, ठीक है, उबालें कितने, बॉइलिंग पॉइंट तक। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो भी हम डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे। तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए बॉइलिंग पॉइंट को। हमने इसको गर्म किया, ये गर्म किया, ये 100 डिग्री तक ये गर्म हुआ। ठीक है, 100 डिग्री तक ये गर्म हुआ। 100 डिग्री तक गर्म होने के बाद ये क्या हुआ, वेपर में बदल गया। ठीक है, ये क्या में बदल गया, वेपर। ये एक तरीके की गैस हो गई, ये 100 डिग्री तक। तो इसकी क्या हुआ, ये टेम्परेचर में हमने उसका चेंज किया। टेम्परेचर में चेंज करने पर क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज करने पर लिक्विड जो था वो गैस में बदल गया। लिक्विड को गैस में बदल गया, ये क्या हुआ, उसकी स्टेट जो थी वो चेंज हो गई, यानी लिक्विड से गैस। ठीक, अब हमने क्या किया, लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट पे ले गए। लिक्विड, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता, कोई बात नहीं, मैं आपसे अभी नीचे डिस्कस करूंगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, ये सारी चीज डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ बता रहा हूँ, अगर इसको आप जैसे 0 डिग्री से नीचे ले जाए, आपने फ्रिज में देखा इसमें वाटर रखा, पानी रखा और वो जम गया। ऐसा क्यों हुआ, जम गया इसलिए क्योंकि उसे मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ले गए। ठीक है, उस कूलिंग जो होती है वो 0 डिग्री से नीचे ले गया, और जो वाटर जो होता है वो काय में चेंज होता है, आइस। ठीक है, आइस कैसी होती है, ठोस यानी सॉलिड। ठीक है, और उसको सॉलिड में चेंज हो गई। ठीक है, अब हम तो इसका एक डायग्राम इजी बनाते हैं। ये देखो, ये इससे गया बॉइलिंग पॉइंट पर और ये इससे गया मेल्टिंग पॉइंट पर। मेल्टिंग, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स फ्रॉम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी वह टेम्परेचर जहां पर सॉलिड एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी
वातावरणीय दबाव पर, वातावरण का जो दबाव है उसी पर पिघलना शुरू कर दे, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आइस को आप लाए और वो पिघलना शुरू कर दे, यानी 0 डिग्री जब वो ऊपर लाओगे तो वो अपने आप पिघलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी ये आप डेफिनेशन याद कर लेना, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फ्रॉम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी ये पिघलना शुरू जब कर देगा और वातावरण जो है उसका प्रेशर, वातावरणीय प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही ये पिघलना चाहिए। ठीक है, तब उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, अब बात कर रहे हैं लेटेंट हीट की। ठीक है, बात कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमने क्या, 1 किलो बर्फ को, ठीक है, अगर 1 किलो बर्फ को अगर पानी में पानी बन गया, ठीक है, लिक्विड बन गया, इसमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, यानी 1 किलोग्राम बर्फ को जब पिघलेगा, उसे पिघलने के लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट, उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल टू फ्रॉम वेपर्स एट इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे आपने ये पानी ले रखा है और इसको गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसको गर्म करेंगे, कब तक नहीं वेपराइज होगा, जब तक ये इसके बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचता। पानी का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब ये पिघलना शुरू कर देगा। अब इसकी बात करें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू इट्स गैसेस स्टेट, यानी लिक्विड के 1 किलोग्राम वाटर को इसको गैसेस यानी वेपराइजेशन करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर फिर से समझें तो इसको क्या, समझने की कोशिश करिए इसको। आपके पास 1 लीटर पानी है, 1 किलो पानी है। ठीक है, 1 किलो मतलब समझते हैं ना, 900 ग्राम होता है। उसको आपने गर्म किया, उसको गर्म करने पर वो वेपर बना। अब उसको वेपर बनने के लिए जितनी आपको हीट देनी पड़ेगी, जितनी हीट ऊर्जा देनी पड़ेगी, उस हीट को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये होता है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ सॉलिड, अगर आपने उसके सॉलिड को रखा है और गर्म किया, वो सीधे वेपर बन जाता है। ऑन आप हीट प्रोवाइड करते हैं, सीधे वेपर बन जाता है, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, फिर से डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए। अगर आपने किसी सॉलिड को लिया है और उसको, सॉलिड को लेकर आपने सीधे उसको हीट प्रोवाइड कर दी, हीट प्रोवाइड करने के बाद सीधे वो लिक्विड में ना चेंज होके सीधे एटमॉस्फेयर में वेपराइजेशन हो जाता है, यानी वेपर बन जाता है, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, अब सब्लिमेशन कहते हैं, ये डेफिनेशन है, यही लिखा है। और हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड, अगर उल्टा भी हो जाए प्रोसेस, जैसे वेपर लिया आपने और उसको सॉलिड में सीधे चेंज कर दिया, लिक्विड स्टेट को बीच में नहीं आने दिया, यानी सॉलिड से सीधे, तो अगर हम इसका लिखें तो सॉलिड से सीधे वेपर या गैस। ओके, एक मिनट, सॉलिड से सीधे अगर गैस में चेंज हो रहे हो या दोनों तरफ, ठीक है, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, सीधे सीधे चेंज हो रहे हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। अब इसका सीधा सा एग्जांपल क्या है, कॉम्फेर मतलब कपूर। कपूर को अगर आप गर्म करें वो लिक्विड में नहीं आता, सीधे सीधे वेपराइजेशन हो जाता। दूसरा क्या है, अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाया, जैसे अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर लिया और इन्वर्टेड फ्यूनल, ये आप लाइब्रेरी उसमें देखेंगे, प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे। ये फ्यूनल लैब होती है, ये बर्नर है, ये चाइना डिश है, इसमें हमने थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड रखा है। जब इसको यहाँ से गर्म करेंगे तो यहाँ से सीधे सीधे वेपर बनेगी। इस वेपर को इकट्ठा करने के लिए हमने यहाँ पे कॉटन प्लग लगा रखा है, मतलब कॉटन से कुछ रुई लगा रखी है जो इसको रोकेगी। ठीक है,
अब पहला तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं इफेक्ट चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर को चेंज करें तब क्या होगा, देखिए देखते हैं इफेक्ट चेंज ऑफ प्रेशर। अब अगर हम प्रेशर चेंज ऑफ प्रेशर करते हैं तो क्या होगा मैटर पर, इफ वी कंप्रेस अ गैस इन सिलेंडर the distance between the particle of gas is reduced and finally gas is liquefied। अगर गैस के अंदर हम उसको ये गैस के अंदर उसको हम प्रेशराइज करते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज होती है धीरे धीरे। अब देखते हैं, ये देखिए ये एक पिस्टन है और ये एक सिलेंडर ले रखा है। अब हमने इसमें नीचे गैस भर रखी है तो हमने इसको पिस्टन को नीचे दबाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा नीचे लाए तो ये दबना शुरू हुई, यानी इसी को तो कंप्रेस कहते हैं, ये कंप्रेसिबल होने लगी। अब ये कंप्रेस हो गई तो बिल्कुल कंप्रेस होने पर ये क्या होती है, लिक्विड बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये चेंज, इस चेंज में स्टेट ऑफ चेंज हो गया ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था में चेंज हो गया। ये नहीं गौर किया, गैस थी आपने उसको कंप्रेस किया जिससे वो क्या हुआ, कंप्रेस करने पर वो बन गई लिक्विड, ये थी लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड में बन गया और ये था गैस। ठीक है, ये गैस थी और ये लिक्विड में चेंज हो गई। अब बात, अगर आपने गैस जो होती है वो लिक्विड होती है, अपने सिलेंडर में जो होती है वो गैस लिक्विड होती है, लेकिन जब यूज करते हैं तो वो बन जाती है गैस। ठीक है, अब अपने घरों में जो यूज होता है उसका नाम होता है एलपीजी, इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन क्या है, अगर ये आप कोई चीज सीधे सीधे आपने बिना उसको हीट प्रोवाइड करे सीधे सीधे उसका अगर वेपोराइजेशन हो जाता है उसको कहते हैं इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन, इवेपोरेशन इट इज अ सरफेस, अब इसकी डेफिनेशन देख, इट इज अ सरफेस फेनोमेनन इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही उसका स्टेट चेंज हो गया, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन गया, तो इसको क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। अब इसमें क्या करता है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, एक्सपोज सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी नमी भी करती है, विंड हवा भी करती है। आपने कपड़े छत पर सुखाए होते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कपड़े सुखाना। आपने छत पर कपड़े सुखाए, हवा चल रही थी तब भी सूख जाते हैं, अगर हल्की सी धूप हो तब भी सूख जाते हैं। ठीक है, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता फिर भी सूख जाता है। अगर आप छत पर पानी गिरता है और कुछ दिनों बाद वो सूख जाता है तो गया काम। अपने घर में सबसे अच्छा है, आप अपने घर में देखते होंगे पूछा लग रहा है। ठीक है, पूछा लगने के बाद क्या होता है, कुछ देर में वो सूख जाता है, पंखा चला देते हैं सूख जाता, गया तो कहाँ, यही तो है वेपोराइजेशन। ठीक है, यही तो है वेपोराइजेशन। ठीक है, और इस तरीके से आपका पहला चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा और थैंक यू वेरी मच। और आपको ये नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना वहां से। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा, आपके पेपर, एग्जाम और टेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बाकी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।